खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और भागलपुर ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड के बाद अब बंगाल और यूपी से तार जुड़े हैं। एसआईटी की टीमें अब बंगाल जाएगी, तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे। झारखंड के बाद अब बंगाल और यूपी से जुड़े हैं तार। एसआईटी की टीमें बंगाल जाएंगी। झारखंड और यूपी एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का ये बयान सामने आया है। सभी पहलुओं पर की जा रही है जांच और पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय की नजर बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे भागलपुर ब्लास्ट मामले में, जहां झारखंड के बाद अब बंगाल और यूपी से भी इस ब्लास्ट के तार जुड़ रहे हैं। एसआईटी की जो टीम है वो अब बंगाल भी जाने वाली है और झारखंड और यूपी एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का ये बयान सामने आया है। सभी पहलुओं पर जांच लगातार जारी है और पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय की पैनी नजर है। जो लीड मिली है, झारखंड हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश, जहां कहीं भी उनको जाना है वो निश्चित रूप से जाएंगे। अभी किस पर्टिकुलर संगठन पर या किस पर्टिकुलर व्यक्ति पर या किस पर्टिकुलर जिले में वो जा करके क्या सूत्र मिल रहा है वो जानकारी अभी है भी नहीं। और अभी ये चूंकि अनुसंधान और छापामारी का विषय है, इसलिए अभी इस पर कुछ कहना भी उचित नहीं है। जैसे ही सूचनाएं इकट्ठी होंगी, एविडेंस सामने आएगा, गिरफ्तारी होगी, आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो देखिए ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे भागलपुर ब्लास्ट मामले में, जहां अब झारखंड के बाद अब बंगाल और यूपी से भी इस ब्लास्ट के जो है वो तार जुड़ रहे हैं। एसआईटी की जो टीम है अब वो बंगाल भी जाएगी और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, देखिए झारखंड से ये विस्फोटक आया था, लेकिन अब जो ये तार है यूपी और बंगाल से भी जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नेटवर्क, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी केस की अनुसंधान चल रही है, भागलपुर एसआईटी का अनुसंधान चल रहा है, उसी में ये बातें सामने आई है जो बातें न्यूज 18 से शेयर किया है एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कि झारखंड, यूपी और बंगाल तीनों जगह से तार जुड़े हैं और इसको लेकर के जो टीमें हैं एसआईटी की वो इन राज्यों में भी जाएगी और वहां जाकर के अनुसंधान करेगी। तो बिल्कुल ये इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि इसमें कहीं न कहीं आतंकी टेरर जो है कनेक्शन जो है वो सामने आ सकती है। और अब वो धीरे धीरे तार जो है वो जुड़ने लगे हैं। लगातार जो है एटीएस की टीम जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के वर्कआउट कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उधर बात अगर करें हम तो भागलपुर एसआईटी जिस दिन घटना हुई थी उस दिन एसएसपी के द्वारा लोकल थाना अध्यक्ष को जो है सस्पेंड किया गया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। लेकिन अभी हम अपडेट करते हैं कि 3 एसआईटी का गठन हुआ है। एक एसआईटी जो है वो मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है। 2 एसआईटी जो है इस पूरे मामले में चाहे अनुसंधान की बात हो या फिर झारखंड और बंगाल जाकर के, यूपी जाकर के आगे की जो लीड लेनी है उसमें काम करेगी। तो जाहिर सी बात है कि अब ये मामला काफी बड़ा हो गया है और इसी वजह से जैसा कि एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि पूरे मामले पे पुलिस मुख्यालय की पैनी नजर है। पल पल की जो रिपोर्ट्स है वो लिए जा रहे हैं जिले के एसपी और डीआईजी से, और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जो है वो जारी किया गया है कि इस मामले में कहीं कोई चूक, कोई लापरवाही न हो। पूरे मामले को काफी गहराई से जांच की जाए और जांच करने के क्रम में कहीं किसी भी तरह की लीड मिलती है तो उस वहां पे जाकर के उसको सत्यापित किया जाए और आगे की जो जानकारी है वो उनका कहना है कि मीडिया से जरूर साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल अनुसंधान का मामला है तो इस मामले में बहुत कुछ वो बताने में अभी समर्थ नहीं है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि अभी अनुसंधान होने दीजिए, आगे हम विस्तृत जानकारी जरूर मीडिया से साझा करेंगे। जी अमित, वाकई अनुसंधान के बाद तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे। भागलपुर काजवली चक में हुए गुरुवार को विस्फोट के बाद जहां 15 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने कांड के पहले संदिग्ध आरोपी नवीन मंडल को हिरासत में ले लिया है। वहीं विस्फोट में नवीन मंडल का दोनों पैर जख्मी भी हो गया था, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में जारी था और जहां देर रात उसे हिरासत में ले लिया गया है। उसकी सुरक्षा में 5 पुलिस जवानों को भी लगाया गया है। वहीं एसआईटी की टीम ने कल उससे उसकी तबीयत के बारे में जानकारी ली है। वहीं अभी हिरासत में लिए गए आरोपी से सघन पूछताछ होनी बाकी है। संदिग्ध आरोपी अपने को निर्दोष बता रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो इस कांड में उसकी भी संलिप्तता बताई जा रही है और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने।
काजवेली चक बम धमाके में 15 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 18 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 4 लोग अभी अस्पताल में हैं। एक संदिग्ध जो है इसमें कि नवीन मंडल, वो भी यहाँ पर इलाज करा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार और पुलिस जो मान रही है कि कहीं न कहीं इसकी भी संलिप्तता इस बम को बनाने में थी, जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा गार्ड को लगा दिया गया है। यहाँ पर हम इनसे जानते हैं, सर किस तरह से आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं, क्या कहा गया आप लोग को? हम लोग को इसके मतलब ख्याल रखने के लिए बोला गया 24 घंटा ही कहीं जाए नहीं, इससे कोई बात तो नहीं करें। कोई पदाधिकारी अभी तक बात करने आए हैं इससे? तो हम लोग रात में ही आए हैं, अभी तक रात में जो आए हैं अभी तक कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ चंचल कुमार। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई अधिकारी जो है यहाँ पर इससे पूछताछ करने के लिए नहीं आए, लेकिन हाँ, हिरासत में एक तरह से कहा जाए कि इसे ले लिया गया है और अब जो है इससे पूछताछ की जाएगी। हम इससे खुद पूछते हैं कि किस तरह से, कब, कैसे बनाते थे और कैसे विस्फोट हुआ? तो हम लोग तो प्लेट का ही काम करते थे शुरू से। कौन बनाता था? वो लोग तो बगल में निर्मला देवी बनाती थे। और आजाद वो लोग न करते थे। तो आप लोग को कैसे, आप भी तो बनाते थे पहले, कोई पूछताछ हुई अभी तक? पुलिस आई थी पूछने के लिए? कल आई थी। क्या पूछी? वही पैर के बारे में पूछ रहे थे। कैसे, क्या हुआ घटना? हाँ, यही सब बारे में पूछ रहे थे। क्या बताया आपको? तो बताएं कि मेरे पहले जो है छज्जे गिर गया था, रूम में सोए हुए थे, वही सब। आपकी संलिप्तता जाहिर की जा रही है, आप भी इसमें कैसे बम बनाते थे? हम कहाँ बनाते थे? तब कौन बनाता? जब हम बनाते तो खुद यहाँ जिंदा थोड़े रहते हम यहाँ पे, हम भी तो मृत्यु घोषित हो जाते हैं। क्या नाम हुआ? नवीन नाम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नवीन मंडल का इलाज चल रहा है, वहीं सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर जवान को भी लगा दिया गया है कि कहीं से ये फरार ना हो जाए या किसी तरह से कोई बात ना इनसे करे, और लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो है एटीएस की टीम या एसआईटी की टीम अभी खुलकर पूरी तरह से बात इससे नहीं पूछ पाई है। हाँ, हाल चाल इसका लेकर गई है और इससे पूछताछ के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि किस तरह से इसकी संलिप्तता थी और ये किस तरह से उस घटना में शामिल था। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे, जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जेपी गोलंबर के पास पुलिस के साथ झड़प की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। आपको बताते चले, लॉ एंड ऑर्डर और विशेष दर्जे के मुद्दे पर जाप के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे पटना से, जहां जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है और जेपी गोलंबर के पास पुलिस से झड़प की भी खबर सामने आ रही। तस्वीरें आपके सामने, जहां जाप के कार्यकर्ताओं का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदर्शन जारी है और इस बीच पुलिस के साथ झड़प की भी खबरें सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने कि पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। आपको बताते चले कि लॉ एंड ऑर्डर और विशेष दर्जे के मुद्दे पर प्रोटेस्ट जारी है। तो पटना से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। जेपी गोलंबर के पास पुलिस से झड़प की भी खबर सामने आई। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। लॉ एंड ऑर्डर और विशेष दर्जे के मुद्दे पर जाप के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। गोपालगंज में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। शराब के नशे में पिता और उसके चाचा समेत 3 लोगों ने मिलकर जघन्य तरीके से युवती की गला रेतकर हत्या कर दी और हत्या के बाद घर के पास वाले खेत में शव को फेंक दिया। और घटना नगर थाना के कोटवा गांव की बताई जा रही है। मृतक युवती की मां कलावती देवी का आरोप है कि किरण कुमारी की शादी उसके पिता इंद्रदेव राम मशान थाना गांव के बिरछा के नाती शर्मा से कराना चाहते थे, लेकिन किरण और उसकी मां को लड़का पसंद नहीं था, इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया था। और मृतका किसी और को पसंद भी करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। कलावती के मुताबिक उसके पति इंद्रदेव राम हमेशा शराब पीकर घर आते थे और बेटी इसका विरोध भी करती थी। रविवार की रात में किरण के पिता, उसके चाचा और बड़े पापा शराब के नशे में घर पहुंचे और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। विरोध करने पर किरण की मां कलावती देवी को भी जख्मी कर दिया। वारदात के बाद तीनों आरोपी घर छोड़कर फरार हैं और पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
अंधना बिरछा के नाती बा ओकर शर्मवा ना हो उ कहत रहलन सन जे हमरा लड़किया से बियाह करे के हम नीमन नहीं खे हम कहने जे हम बियाह ना करे हम दूसरा जगह अपना लड़की जो के खोज के बियाह करे त एगो उ बाबे ओई के जनु उ मोबाइल हमरा बाबू के देले रहला हमरा चुपे वो मोबाइल वाला तिरबिरवा आला ले गइल बा काने केकरा एकरा से मांग के आखी केंगा अब हमर बाबू कौन बाड़ी जो हम पूछी। अनुसंधान के क्रम में सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं, अपराधी भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। हत्या का कारण बताया जा रहा है। इसको आप समान तौर पे कह सकते हैं कि घर वाले कहीं अलग शादी करना चाह रहे थे, लड़की कहीं अलग करना चाह रही थी। उसी क्रम में वाद विवाद की बीच की घटना घटने की बात मृतका की मां के द्वारा बताया गया है। अगली खबर गढ़वा से, जहां गढ़वा में पैसे की डिमांड पूरी नहीं करने पर डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। यहां बेटे ने ही पिता और भाई की पीट कर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मर्चवार गांव निवासी राकेश पासवान ने 3 महीने पहले किश्त पर बाइक ली थी, जिसके बाद उसके भाई से हिस्सेदारी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। रविवार की रात बड़े भाई से विवाद के बाद उसने पिता से किश्त भरने के लिए पैसे मांगे, जिससे इनकार करने पर लाठी से पीट कर उसने दोनों को जख्मी कर दिया। लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो अपने में झंझट करके नाका पानी करके मारपीट करके मार दिया गया। कौन मारा इन लोगों को? लड़का मारा है, अपने लड़का मारा है। कितने लोग की मौत हो गई है? 2 लोग थे। कौन कौन है दोनों? बाप बेटा है। अपने बाप के लाठी से मार के और बाप और बेटा के दोनों को मतलब अपना भाई के और अपना बाप के मार दिया, जिसके चलते वहीं पर मर गया। तो अंधारे हुआ कि आप बॉडी के लेकर के चल जाइए गढ़वा। तो हम जो है वही दौरान बड़ा बाबू बोले कि चल जाइए, बॉडी के लेके जाना है आपको गढ़वा दी पोस्टमार्टम में। तो पोस्टमार्टम में हम लेकर जो मारा है वो पकड़ा गया? जो मारा है वो राते में छापामारी के दौरान मतलब पकड़ा गया। जन औषधि दिवस पर बिहार के 3 लोगों को सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि के लाभार्थियों से बात की और इस मौके पर बिहार के जिन हस्तियों को सम्मानित किया गया है उनमें मुजफ्फरपुर के पंकज कुमार झा का नाम शामिल है, जिन्हें सर्वाधिक बिक्री के साथ साथ उत्तम केंद्र संचालन के लिए जन औषधि सर्वश्रेष्ठ का सम्मान देने का ऐलान किया गया है। वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक बिक्री के साथ उत्तम केंद्र संचालन के लिए जन औषधि सर्वश्रेष्ठ का सम्मान जम्मू के श्री सुधन्य गुप्ता जी, मुजफ्फरपुर बिहार के श्री पंकज कुमार झा जी और शिवमोगा कर्नाटक के श्री सैयद आसिफ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्र संचालक की श्रेणी में बिहार की डॉक्टर रागिनी रानी जी को चुना गया है, जिन्होंने परियोजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 से 7 लाख की दवा उपलब्ध कराई। और बिहार की डॉक्टर रागिनी रानी जी को जन औषधि ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्र संचालक के श्रेणी में प्रति माह परियोजना के लाभार्थियों को 5 से 7 लाख रुपए की दवाइयां उपलब्ध कराने वाले बिहार के डॉक्टर रागिनी रानी जी, आइलापुरा केरला के श्रीमती रेवती नायर जी एवं मणिपुर के सुश्री जून हेकरूजम जी को जन औषधि ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ जन औषधि मित्र की श्रेणी में बिहार के बेगूसराय के रामाशीष यादव को सम्मानित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जन औषधि अभियान को निस्वार्थ सेवा भाव के साथ आगे बढ़ाने वाले हजारों जन औषधि मित्रों में से इस वर्ष अहमदाबाद गुजरात के श्री राकेश भाई ब्रह्मभट्ट, जोरहट असम के श्री प्रांजल भूया एवं बेगूसराय बिहार के श्री रामाशीष यादव को सम्मानित किया गया है। जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की, जिनमें पटना की लाभार्थी भी शामिल हैं। मैं पटना आनंदपुरी से हूँ और पिछले 8 महीने से
जन औषधि की दवा ले रही हूँ। साथ ही साथ इतनी कम पैसे में मुझे जो दवाई प्राप्त हो रही है वो मैंने दूसरे परिवारों को भी बताया, वो लोग उससे भी लाभान्वित हुए। मैंने बोला कि मैंने जैसे आपको बताया आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, वैसे भी आप और आदमी को बताए जिस तरह से आपको पैसे की लाभ प्राप्ति हुई है और दूसरे को भी वैसे ही लाभ मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो जन औषधि परियोजना है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। बिहार विधानसभा में आज मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान शमशान के नाम पर भारी बवाल हुआ और मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान शमशान की घेराबंदी को लेकर आरजेडी और बीजेपी के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। आरजेडी विधायक शमीम अहमद ने विधायक फंड से कब्रिस्तान की घेराबंदी की इजाजत देने की मांग की तो कई विपक्षी विधायकों ने इसका समर्थन कर दिया। फिर बीजेपी विधायकों ने भी मंदिर और शमशान की घेराबंदी की मांग उठा दी। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने कहा कि सरकार विधायक फंड से शमशान, कब्रिस्तान और मंदिर की घेराबंदी कराने पर विचार करेगी और इसी सत्र में इसका जवाब देगी। 2019 के बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी ने एकदम निर्देश दिए थे कि घेराबंदी चयनित सूची के अलावा भी विधायक फंड से किया जा सकता है, उसके साथ साथ मंदिर का भी घेराबंदी कर सकते हैं। सारे विधायक फील्ड में रहते हैं, चयनित सूची से जोड़ा जाता है। तो जब विधायक फील्ड में रहते हैं उनको मालूम रहता है कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो उसको सूची से अलग किया जाए कि अपना घेरवा सके। सरकार इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए ना। और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं करीब 24 महीने बाद खुले स्कूलों की। कोरोना संक्रमण की वजह से राजधानी रांची में पिछले 2 साल से बंद स्कूल आज से खुल गए हैं और स्कूल में बच्चे पढ़ने पहुंच रहे हैं, जिससे स्कूलों में पहले की तरह रौनक लौट आई है। वहीं स्कूल पहुंचे बच्चे खुद को अपने दोस्तों के बीच पाकर काफी उत्साहित भी दिखे। और हालांकि फिर से स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई को सुचारू बनाना एक बड़ी चुनौती बताया और इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता कोमल बहल ने। काश फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हंसी पल मिल जाए। आप बैठ चले क्लास के उस लास्ट बेंच पर, क्या पता पुराने दोस्त फिर मिल जाए। कोरोना के बीच में ऐसा लग रहा था कि फिर से जो है जीवन पटरी पर आएगी कि नहीं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। ऐसे में राजधानी रांची में 2 साल के बाद नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में बच्चों के चेहरे पर तो खुशी दिख रही है, साथ ही साथ शिक्षकों के चेहरे पर भी काफी खुशी को देखने को मिल रही है। लेकिन अभिभावक जो है, जो पेरेंट्स है, उनके चेहरे पर जो है दिख रहा है कि वो राहत की सांस ले रहे हैं। ऐसा राहत की सांस ले रहे कि बच्चों को तब स्कूल छोड़ दिया, बच्चे घर पे तो बहुत परेशान करते थे। जी, मुझे बहुत खुशी है कि 2 साल से स्कूल बंद रहा, हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पाए और छोटे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लास उनका इम्पॉसिबल है जी। तो स्कूल खुला तो हमें बहुत खुशी है, अच्छी बात है, खुल गया। भगवान ना करे कि दोबारा ऐसा नौबत आए कि स्कूल बंद होने के कगार पे ना आए। शैतानी करते थे घर पे बच्चे जी, वो तो बच्चे हैं, बच्चे हम भी थे, हम भी करते थे, इसी तरह से बच्चे करते थे। अब उनको तो घर तो अच्छा ही लगता है, इसी हिसाब से वो लोग। बच्चे वापस से स्कूल आ गए हैं, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अब तो स्कूल खुल गया। अच्छा, घर पे जब बैठ के बच्चे पढ़ाई करते थे मोबाइल से तो कितना डिफरेंस देखती थी, क्या कुछ चुनौती होती है बच्चों को जो मोबाइल से जब वो पढ़ते और स्कूल में आके पढ़ते हैं? उतना तो ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा था, इसलिए उतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये करे। तो बच्चा तो बोल रही है कि हम तो खुश है कि स्कूल खुल गया। बच्चे खुश? हाँ। खुश हो स्कूल आके बाबू? हाँ। खुश हो? आएंगे बोलो। हाँ। आएंगे बोलो। आएंगे। ओके।
तो स्कूलों की रौनक जो है वो बच्चों से ही होती है और स्कूलों की रौनक जो है लौट आई है। क्लास जो है बच्चों से भर गए हैं। लंबे समय के बाद जो है क्लास में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम की आवाज़ जो है वो गूंजने लगी है। ऐसे में यहाँ पे टीचर भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, बच्चे लंबे समय के बाद आ गए हैं स्कूल, आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चों को दोबारा देख के? बच्चों को इस विद्यालय में क्लासरूम में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हम लोग चिंतित थे कि क्या पढ़ाएंगे, पता नहीं 2 साल तक बच्चे विद्यालय नहीं आए। हम लोग अपने चिंता कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं, भूल गए, क्या करेंगे पता नहीं। हम लोग को तो काखा से शुरू करना पड़ेगा कि क्या, लेकिन देख रहे हैं तो किए, अच्छा किए। मात्रा इनको याद है, मात्रा याद। अच्छा, आप जब इन्हें मतलब स्कूल बंद हुए थे तो ये बच्चे जो थे क्लास 3 में थे, अब ये बच्चे क्लास 5 में आ गए हैं। ऐसे में बच्चे पहचान में आ रहे हैं आपको? हाँ, पहले भी पढ़ा रहे थे इसलिए पहचान में तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं। बाबू, आप हमें बताइए, आप बहुत लंबे समय के बाद स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दोस्त को पहचान पा रहे हो अपने? कौन? नहीं पहचान पा रहे हो, भूल गए? यस। कितने दोस्त थे पहले? पहले ज्यादा नहीं थे, 5 से 6-7। तो अभी जब आई हैं, अभी कितने दोस्त हैं? नहीं बनाई हूँ अभी, नहीं बनाई हो, अब दोबारा से फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। यस। तो अब बच्चों को जो है दोबारा से दोस्ती करनी पड़ेगी। काफी लंबे समय से 5 दोस्त इसने बनाए थे, अब भूल गए हैं उन दोस्तों को ये। इन बच्चों के चेहरे पे खुशी को देख करके, टीचर्स के चेहरे पे खुशी को देख करके, जब हम भी स्कूल आते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं। अपने स्कूल के वो दिन भी हमें याद आने लगते हैं। और यही कहना चाहूंगी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझे लौटा दो मेरे बचपन के वो दिन। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और आईटी अवार्ड्स में एक बार फिर से न्यूज 18 का डंका बजा है। मुंबई में 6 मार्च रविवार को इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया और इस अवार्ड सेरेमनी में न्यूज 18 के 2 शो को भी पुरस्कार मिला है। पहला सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र पुरस्कार कैटेगरी में मोदी दी अनटोल्ड स्टोरी नाम के शो को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के लिए यह पुरस्कार न्यूज 18 को मिला है। जबकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ टॉक शो कैटेगरी में बाईजूस के यंग जीनियस नाम के शो को दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।